अपना विंडो एक्सपेंड कर लूँ अब? हाँ, लाइव तो कर दिया मैंने क्लिक। आपको दिख रहे हैं कि नहीं हम? हाँ, अब लाइव आ गया। लाइव दिखा रहा है, आ गया। सो दिस इज ऑल राइट। कैन यू हियर मी? आवाज इसको करना पड़ेगा बेटा, कुछ ऑडियो। आप आ रही है? ग्रेट, ग्रेट, ओके ओके। लाइव रह नहीं सकते? हाँ, लाइव रहने दो यार, काहे को बीच में कंफ्यूजन डालना। हाँ ठीक, थैंक यू, थैंक यू। कमेंट्स। हाँ, गुड मॉर्निंग दिखा रहा है। यस 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 यस, थैंक्स।
हेलो। हाँ, शुरू कर रहे हैं द्विवेदी जी। हाँ। हेलो। अच्छा, नहीं, मैंने कहा आपसे पूछ लूं, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं आप इंट्रो करेंगे या कर, तो आई स्टार्ट। ओके। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार मित्रों। अ, आप सबका इस इवेंट में आपका सबका स्वागत। और आज की जो SCERT यूपी ने मुझे एक मैंडेट दी है कि आपसे चर्चा करूं अबाउट। हेलो। आ रही है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो आप सबका इस इवेंट में आपका स्वागत है। और SCERT यूपी ने मुझसे निवेदन किया था कि मैं आपसे सबसे चर्चा कर सकूं। और एक इशू जो हमने चुना था कि जो बहुत टॉपिकल है और शायद आपको उसका थोड़ा लाभ मिलेगा, वो है कि आजकल पेडागोजी में क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं। आप सब DLED के छात्र हैं। आप एक प्रोफेशनल डिग्री पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और आपको बहुत सी टेक्निक्स, पेडागोजी यानी साइंस ऑफ टीचिंग के बारे में आपको बहुत कुछ बताया जाएगा और बताया गया होगा। बहुत से लोग आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो पेडागोजी आप सब समझते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहती। मगर जो व्यवहारिकताएं आ रही हैं, जो स्कूल के जो परिदृश्य बदल रहा है, आकार बदल रहा है, उसका नेचर जो बदल रहा है स्कूलों में, क्लासरूम्स में, तो उसमें जो आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इस संबंध में कुछ आपके समक्ष आइडियाज़ प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो आपको शायद जब आप एक्चुअल टीचिंग में जाएंगे तो आप ध्यान में रख सकते हैं। क्योंकि मैं यूपी के स्कूल्स और यूपी की शिक्षा प्रणाली से जुड़ी रही हूँ बहुत साल, और मुझे कुछ आइडिया है, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करूँगी कि क्या चैलेंजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ आपको उन बातों पर भी आपका ध्यान ले जाऊंगी जहाँ पे, क्योंकि एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषणा 2-4 दिन पहले ही हुई है, तो उसकी भी कुछ इम्प्लीकेशंस होंगी पेडागोजी पे और क्लासरूम ट्रांजैक्शन पे, जिस पे थोड़ा ध्यान मैं आपका आकर्षित करूंगी। सो ब्रॉडली जो मेरी आपसे चर्चा होगी, उसमें मैं 3 सेट्स ऑफ इश्यूज ले रही हूँ। एक सेट ऑफ इश्यूज ये है कि क्लासरूम की जो डाइवर्सिटी है, क्लासरूम में जो अंतर आ गया है, जब शायद आप अपनी बेसिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, या जब मैंने की थी आपसे भी बहुत पहले, तो बहुत चेंजेस आ गए हैं और टीचर्स को उनको अडेप्ट करना पड़ता है। तो एक तो वो सेट ऑफ जो क्लासरूम का जो नेचर बदल रहा है। सेकंड इशू मैं उस पर आऊँगी कि टीचिंग प्रैक्टिसेस में भी बहुत से चेंजेस आ गए, क्योंकि स्टेजेस ऑफ एजुकेशन बदल गए हैं। तो स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में भी फर्क आता है कि आप कक्षा 1 से 3 को पढ़ा रहे हैं, या कक्षा 5 तक पढ़ा रहे हैं, या छठी, सातवीं, आठवीं पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी स्टेजेस ऑफ एजुकेशन पे भी बहुत इम्प्लीकेशंस आ रही हैं। और फिर मैं आपको लास्ट में इश्यूज पे ले जाऊंगी कि जो NPE, जो नया शिक्षा नीति निकली है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। और उसी में मैं आपको, क्योंकि पेडागोजी से असेसमेंट भी बहुत उससे लिंक्ड है, कि आप बच्चों को किस तरह से मापेंगे, किस तरह से आप इंश्योर करेंगे कि लर्निंग आउटकम्स उनको प्राप्त हो गए हैं। इसलिए लास्ट में वी विल टॉक अबाउट दोज इश्यूज।
मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको 40-45 मिनट तक ही इसमें एंगेज रखूं। उसके बाद आपके प्रश्न और कोई क्लैरिफिकेशंस आप पूछना चाहेंगे वो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। जितने मैं पकड़ सकती हूँ इस पे मैं ज़रूर उसके जवाब देने की कोशिश करूँगी। पहला लेट अस टॉक अबाउट क्लासरूम्स कि क्लासरूम्स का जो चेंज आया है उस चेंज में क्या परिवर्तन है। तो पहले तो कहेंगे कि क्लासरूम जो है वो बड़ा डाइवर्स हो गया है। इसमें जो आप वर्ड सुनते होंगे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, जिसमें ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे फैमिलीज, ऐसे कम्युनिटीज से बच्चे आ रहे हैं जिनके शायद परिवार में पहले कोई शिक्षित ना रहा हो। ऐसे बहुत से बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में भी आते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी आते हैं, जिनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि उनका होम एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। इस दृष्टि से आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत से फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आ रहे हैं जिनका बड़ा डाइवर्स बैकग्राउंड है और जिनको कोई होम सपोर्ट नहीं है। तो पहला तो उस टाइप ऑफ ग्रुप के बच्चों से आपको एक पेडागॉजी आपकी अडेप्ट होनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि क्लासरूम बहुत कॉम्पोजिट भी हो गया है, उसमें सब तरह के बच्चे आते हैं, सब वर्गों से बच्चे आते हैं। बहुत सी उनकी कॉम्प्लिकेशंस जो घरों की होती हैं वो स्कूल में भी उसका एक उल्लेख या झलक आने लगती है। तो आपको एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी क्लासरूम को समझना होगा कि कोई मैकेनिकली हम आके अपना टीचिंग नहीं कर सकते, अपना अध्यापन नहीं कर सकते। हमको अगर लर्निंग एस्टैब्लिश करनी है तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे कैसे किस तरह से अब्जॉर्ब करते हैं। तो एक पिच आपको अपनी अडेप्ट करनी पड़ेगी टीचिंग की, जिससे कि आप उन सभी बच्चों को इंक्लूसिवली ले सकें। एक और फिनोमेना हमने देखा है कि बहुत से बच्चे पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में और जो अर्बन स्लम्स हैं जहाँ पे कि बहुत जो आजकल प्रचलित शब्द हो गया है माइग्रेंट पॉपुलेशन आती है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बढ़ गई है मगर कभी स्कूल नहीं गए और फिर आप उनको एज अप्रोप्रिएट क्लास में बिठाते हैं क्योंकि अब लॉ ये कह रहा है, आरटीई ये कहता है। तो एक वो कैटेगरी ऑफ बच्चे जो स्लाइटली ओल्डर हो जाते हैं अपने क्लास के लिए या उस क्लास में आते हैं जिसमें कि वो ऑलरेडी 2 साल मिस कर चुके हैं। ये एक और कॉम्प्लिकेशन होती है, बच्चों को एम्बैरेसमेंट भी लगती है, उनको एडजस्टमेंट की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्लासरूम्स में आती है। फिर बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। वो ड्रॉप आउट करके कोई ब्रिज कोर्स करा के या कुछ या ना भी करके हम स्कूल में उनको वापस ले लेते हैं क्योंकि सबके लिए शिक्षा है। तो इससे भी एक क्लासरूम में एज की भी डाइवर्सिटी हो जाती है और ये बहुत फिनोमेना यूपी के स्कूल्स में है और इसको हमें पूरा इस पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ओल्डर बच्चे जो होते हैं उनको एडजस्टमेंट की फिर प्रॉब्लम्स होती हैं या जिन्होंने पाठ पढ़े ही नहीं है पहले से, उनको उस लेवल पे आके एकदम से कैचिंग अप की प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी आपके क्लासरूम को कॉम्प्लेक्सिटी देती है बात। ये फिनोमेना मेरा ख्याल है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल्स में भी है। देहात में तमाम प्राइवेट स्कूल्स भी खुल गए हैं, शहरों में खुल गए हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ में खुल गए हैं। तो इन सब जगहों में ये कॉम्प्लिकेशन कॉमन है कि एज वेरिएशन होती है। नेवर एनरोल्ड बच्चे, ड्रॉप आउट्स बच्चे जो री एंटर कर रहे हैं, ये सभी जगह इसकी फिनोमेना है। अर्बन एरियाज़ में और सेमी अर्बन एरियाज़ में भी, और मैं सोचती हूँ कि प्राइवेट स्कूल जो देहात में हैं उनमें भी ये होगा कि बच्चे एक आरटीई एक्ट में आप पढ़ा होगा कि एक 12(1)(c) का एक क्लॉज है जिसमें कि
इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शन से बच्चे 25% बच्चों की एंट्री पॉइंट पे एक तरह से रिजर्वेशन है। तो बहुत से बच्चे उस कैटेगरी में आ जाते हैं और प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं। कुछ लोग आप जाके प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन उस बात की भी हो जाती है कि एक तरफ से आपके पास फी पेइंग बच्चे आ रहे हैं जो ऐसे घरों से आ रहे हैं जहाँ पे वो फी पेइंग की कैपेसिटी है, और दूसरे स्थान पे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो सचमुच गरीब डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के हैं और उनको क्लास में एडजस्ट करना विद ऐसे बच्चों के साथ जो शायद जिनका इकोनॉमिक स्तर थोड़ा बेटर हो, ये भी एक सोशल बहुत बड़ा सोशल चैलेंज क्लासरूम में और स्कूल की दृष्टि से बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, जिसमें स्कूल और टीचर्स को भी क्लासरूम में भी एक तरह से इक्वालिटी और एक सामान्यता लाने की कोशिश करनी पड़ती है, जिसको आप सोशल चैलेंज भी कह सकते हैं, जिससे कि क्लासरूम में वो भावना इंक्लूसिवनेस की होनी चाहिए कि शिक्षा के दर पर सब द्वार पे सब ही कॉमन है और सब में उतनी ही कैपेसिटी है सीख के आगे बढ़ने की। एक और फिनोमेना जो क्लासरूम में आ रहा है वो है स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में कि लड़कियों की संख्या बड़ी तेज़ी से उसकी मात्रा बढ़ रही है। लड़कियां अब स्कूल में आ रही हैं, माँ बाप उनको भेजते हैं और उनके साथ भी एक सेट्स ऑफ इश्यूज आ जाते हैं आपके पास। तो क्लासरूम में तो बच्चे उतने एक्टिव होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल ही एक तरह से समानता रहती है, मगर आप कह सकते हैं कि उसमें भी विद इन दैट कुछ चीज़ों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। टीचर्स अमूमन हमने देखा है कि वर्ड यूज़ करते हैं कि साहब लड़के पढ़ रहे हैं स्कूल में। ऐसी जेंडर न्यूट्रल आपको फिर बातें करनी पड़ेंगी। आप बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, लड़कियां भी हैं उसमें, और ख़ास तौर से गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों की मात्रा बढ़ती जा रही है बिकॉज पेरेंट्स अब लड़कियों को भेज रहे हैं। मगर उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। एक टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन है कि लड़कियों की अटेंडेंस बड़ी इरेटिक रहती है। ज़रा सा कुछ घर में कुछ हुआ तो लड़कियों को रोक दिया जाता है, कोई बीमारी हो गई या कोई त्यौहार आ रहा है या कोई और इवेंट है तो या अपने छोटे भाई बहनों को देखना है। इसकी वजह से बहुत से लड़कियों की लर्निंग का जो कर्व होता है वो इफ़ेक्ट हो जाता है क्योंकि उनकी एब्सेंसेस बहुत होती हैं। तो एज ए टीचर आपको उसका भी ध्यान देना पड़ेगा, चाहे आप उसके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करें। मगर क्लासरूम में आपको पेडागॉजी के लिए भी इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं और इरेटिक अटेंडेंस है तो फिर आपको उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि टीचिंग उनको कैसे कैचअप कराएं, उनको कैसे सपोर्ट करें जिससे कि वो ड्रॉप आउट ना हो जाएं, कि वो क्लास में पकड़ नहीं पा रही हैं क्या हो रहा है, रुचि पैदा हो जाती है और फिर वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं। तो पेडागॉजी के लिए ये भी इम्प्लीकेशन है कि आप इस बात को माइंड में रखें कि इनकी ये जो इरेटिक अटेंडेंस है इससे क्या होगा। दूसरा है कि टीचर्स की जो टीचिंग प्रैक्टिस है, जो पेडागॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, वो जेंडर सेंसिटिव हो जानी चाहिए। कि आप ये नहीं है कि गणित में आप लड़कियों से प्रश्न ही ना पूछें, या आप किसी मात्र में कोई भी भावना दिखाएं क्लास में जिसमें आप लड़कियों की तरफ उनको जेंडर इंसेंसिटिविटी दिखा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ अक्सर हो जाता है, हम लोग ट्राई नहीं करते। मगर आप लोग तो सब नौजवान हो, इस नई जनरेशन की पीढ़ी हो, तो ये आप में ये भावनाएं कम होंगी, मगर फिर भी हमें गार्ड करना पड़ता है क्योंकि हमारे अपने प्रेजुडिसेस कुछ होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। हमको ये नहीं कह रहे कि हम एक्टिवली करते हैं। तो पेडागॉजी में जेंडर सेंसिटिव रहना और इंक्लूसिव रहना लड़कियों के बारे में, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट है पेडागॉजी का। और क्लासरूम में इसको किस तरह से हमें दिखाना है
कि क्लासरूम इंक्लूसिव है, सब सामान्य है, सब वही अचीव कर सकते हैं, डजंट मैटर आप लड़की हैं कि लड़का है। तो ये एक आपको फिनोमेना आपको अपनी पेडागॉजी में इनग्रेन करना पड़ेगा। इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। आप पढ़ रहे होंगे चाइल्ड साइकोलॉजी भी, इसमें सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं कि अगर आप लड़कियों को नहीं इनकरेज करेंगे तो फिर साइकोलॉजिकली वो बच्चा पीछे पिछड़ जाएगा, वो उसको पॉजिटिव स्ट्रोक्स आपसे नहीं मिल रहे, इनकरेजमेंट नहीं मिल रही, तो वो अपना अंदर में रिसीड कर जाएगा, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। तो ये कुछ फिनोमेना है जो आपको इनकरेज करने पड़ेंगे। आप चेंज एजेंट हैं, पेडागॉजी आपकी एक चेंज एजेंट है कि आप वैसी पेडागॉजी यूज करेंगे जिससे कि सब बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बने, लड़के सेंसिटिव हो जाएं लड़कियों की ज़रूरतों के लिए, और लड़कियां इनकरेज हों और वो भी सेंसिटिव हो जाएं कि इक्विटी क्या होती है और इंक्लूजन क्या होता है। सो ये एक फिनोमेना आपको चैलेंज मिलेगा और आपके जो सिग्नल्स होंगे वो बच्चे इम्बाइब करेंगे। सो आप टीचिंग में अगर अंतर नहीं दिखाएंगे तो वो एक बात होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी बच्चों को ऑब्जॉर्व करने के लिए। दूसरा, आप सिर्फ न्यूट्रल नहीं रह सकते क्योंकि लड़कियों की परिस्थितियाँ बहुत पिछड़ी हुई होती है। तो आपको थोड़ा प्रोएक्टिव भी होना पड़ेगा अपनी पेडागॉजी में, जिससे आप लड़कियों को इनकरेज करें। तो उसका परिणाम आपको रिजल्ट्स में मिलेगा, आपको उनकी लर्निंग में मिलेगा, आप उनकी एस्पिरेशंस में मिलेगा। सो आप इस तरह से एक चेंज एजेंट भी उसमें पेडागॉगिक आपका जो स्टाइल होगा उसमें आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर नेचर ऑफ बच्चे जो हैं आजकल जो स्कूल में आ रहे हैं वो उसमें भी बहुत चेंज है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हमें क्वेश्चन नहीं करेंगे या हमें या बदमाशी और शरारत पे ही लिमिटेड रहेंगे। नहीं, पर आजकल का बच्चा, इवन यंगेस्ट बच्चा, चाहे वो देहात से आ रहा हो, रिमोट एरिया से आ रहा हो या किसी शहर में भी हो, कहीं भी हो, आजकल बच्चों का जो एक्सपोजर है वो बहुत हद तक हायर है और बहुत फ़र्क है आपके भी ज़माने से। सो इनको जानकारी भी है, चाहे वो रेलेवेंट जानकारी है या इरेलेवेंट है, उससे बात नहीं है। उनका एक्सपोजर, उनको बहुत सी चीज़ों का पता रहता है, क्वेश्चन भी करते हैं, इंक्विजिटिव तो होते ही हैं बच्चे, मगर उनका एक्सपोजर आजकल की दुनिया और आजकल के इवेंट्स और फिनोमेना में, जैसे छोटा सा छोटा बच्चा जो है वो मोबाइल फ़ोन से खेलने के लिए ज़्यादा इच्छुक होता है। बच्चे यूट्यूब देखते हैं। कुछ आप अर्बन एरियाज़ में, सेमी अर्बन एरियाज़ में, आप जहाँ कनेक्टिविटी है वहाँ ये बच्चे लेंगे। रूरल एक्सपोजर, रूरल एरियाज़ में भी इंटरनेट का बहुत एक्सपोजर है। घर में भी चर्चाएं फ़र्क हो गई हैं लोगों की। जो जो गवर्नेंस होती है उसका भी जानकारी बच्चों को बहुत रहती है कि भाई कहाँ तहसील में क्या है और पुलिस क्या कर रही है, ये सब भी नॉलेज रहती। तो आजकल के बच्चे बहुत एक्सपोज्ड हैं और उसका एक रिफ्लेक्शन क्लास में भी आता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि बच्चे सीधे साधे बैठे रहेंगे और जो थोड़ी बहुत शरारत को आपने कंटेन कर लिया उससे क्लास मैनेज हो जाएगी, क्लास मैनेजमेंट भी बहुत फ़र्क हो गई। सो बट पेडागॉगिकली मैं ये आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ कि वो माइंड्स बहुत इंक्विजिटिव हैं और वो माइंड्स में कुछ क्वेश्चंस और चैलेंजेस आपके लिए हैं, आपको उनका सामना करना पड़ेगा और उसको इनकरेज भी करना पड़ेगा और गाइड भी करना पड़ेगा और अपने पाठ पढ़ाने के तरीके में उसको इंक्लूड भी करना पड़ेगा, जिससे कि वो उसकी जो अच्छी इंक्विजिटिवनेस है वो उभरती जाए और उसकी जो क्रिएटिविटी है उस उम्र पे वो और बढ़े और जो उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं वो मिटिगेट होते रहें। सो इसलिए क्लासरूम में भी आजकल जो आपने अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी पढ़ा होगा
एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे आपकी पेडागोजी आधारित होनी चाहिए। तो चाहे वो देहात का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, उसकी जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो दुनिया है उसके इर्द गिर्द, उससे हमको रिलेट करके वो पेडागोजी डेवलप करनी पड़ेगी, जो सिर्फ एक टीचर ही कर सकता है। क्योंकि आप अपनी क्लास को समझते हैं, आप अपने बच्चों के बैकग्राउंड्स को समझते हैं, आप उनकी जो उनकी जो माइंड की जो इंक्विजिटिवनेस है और क्या क्या चीज़ उनको मोटिवेट करती है, वो आप ही समझ सकते हैं। तो जो टीचर की ऑटोनॉमी है, उसको एक तरह से आजकल शिक्षा नीति भी उसको उभार रही है कि आप अपना पेडागॉजी, अपनी जो क्लासरूम की टीचिंग की प्रैक्टिस है, उसको आप उससे एडजस्ट करेंगे। और आपकी पोस्टिंग हो गई कहीं और, किसी और ज़िले में या किसी और स्कूल में, वहाँ का फिर आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी स्कूल में यूनिकनेस होगी। सो बच्चों की वो जो क्यूरियोसिटी और जो क्रिएटिविटी है, वो आपको इनकरेज करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम जो आपकी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जो उनकी आप अपनी पेडागॉजी रिलेट करेंगे, वो भी कॉन्टेक्स्ट में ही बदलती जाएगी, जिस भी स्थान पे आप अध्यापक हैं और पढ़ा रहे हैं। फोर्थ जो क्लासरूम के कॉम्प्लेक्शन में जो बहुत बड़ा चेंज आया है, और मैंने तो अपनी आँखों से देखा है कि कैसे ये क्लासरूम्स में ओवर द इयर्स ये बदलाव आया है, वो है कि आपको ध्यान होगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी, और जो राष्ट्रीय जो जिसको कहते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, उसमें दोनों में 2016 में ये पीडब्ल्यूडी एक्ट भी रिवाइज हुआ था। ये दोनों एक्ट्स ये कहते हैं कि क्लासरूम में बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी कहते हैं, इन बच्चों को इंक्लूसिव रखिए, इन बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम्स में बिठाइए, जो कि उनकी सोशलाइजेशन प्रोसेस भी एक अच्छी तरीके से हो। और इसमें भी दो कैटेगरीज के बच्चे होते हैं, एक तो जो सिवियर डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं, या सेरेब्रल पॉलिसी या एक्यूट ऑटिज़म, तो ये वो कैटेगरी है। मगर उसके साथ ये ऐसे बच्चे भी हैं जो इंटीग्रेबल हैं। अगर मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, तो आप अगर मुझे हियरिंग एड दे देंगे तो आई एम लाइक एनी अदर चाइल्ड। मुझे विजुअल डिसेबिलिटी है, तो ऐनक लगा के और कुछ करेक्टिव सर्जरी से मैं उसमें आई कैन बी ए नॉर्मल चाइल्ड इन एनी क्लासरूम। देन बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो वो भी टोटली क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे एनी अदर बच्चे। मगर उनकी जो सोशलाइजिंग प्रोसेस होती है, उसमें जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनका भी एक सेंसिटिविटी होती है, और बाकी जो बच्चे होते हैं वो भी उसकी मदद करते हैं, उनको भी एक तरह से शेयरिंग केयरिंग का वैल्यूज समझ में आती हैं, मदद करने की वैल्यूज समझते हैं, सपोर्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। सो ये सोशल प्रोसेसेस के अलावा क्लासरूम टीचिंग में भी इस बात से पेडागॉजी पे इम्पैक्ट आता है। अब अगर सिवियरली विजुअली हैंडीकैप्ड या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड या हियरिंग डिसेबल्ड बच्चे हैं, और तो उनके लिए आपकी पेडागॉजी भी अडेप्ट करनी पड़ेगी। और ये इंक्रीजिंगली टीचर्स जो ये कोई स्पेशल टीचर्स जो हैं, वो तो अलग आपके सपोर्ट के लिए स्कूलों में होंगी, कभी कभी नए भी होती हैं, और सिवियर डिसेबिलिटीज़ को भी हैंडल करते हैं। आप स्पेशल टीचर्स आपको गाइड भी कर सकते हैं कि कैसे आप बेटर उनको इंक्लूड करें क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस में। मगर ये एबिलिटी आपको बहुत सी चीज़ें इस कोर्स में भी आपको आगे
डीएलएड प्रोग्राम में भी इंक्लूड होंगी, बताई जाएंगी और आप उसको देख भी सकते हैं एक्टिव क्लासरूम्स में। मगर ये आप कॉन्शियसनेस में, आपको पेडागॉजी में अपनी पेडागॉजी जो आप अडॉप्ट करेंगे फाइनली स्कूलों में जाके, उसकी सेंसिटिविटी आपको बनी रहनी चाहिए। तो आपको क्लास एक, मुझे टीचर मिले थे जिनके यहाँ करीब 3-4 बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे, डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे उनकी क्लासरूम में थे। तो वो टीचर मुझे बताती थी कि मैं ऐसे अपना क्लासरूम टीचिंग करती हूँ जिससे कि जो लेवल ऑफ टीचिंग है मेरी, वो लास्ट जो 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 हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसको तक ऑडिबल हो जाए, और जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको तक अब्जॉर्ब हो जाए। तो मैं बहुत बड़े अक्षरों में क्लासरूम बोर्ड पे लिखती हूँ, मैं ऊंची आवाज़ में ज़रा फिनोमेना लेती हूँ, इस तरह से टीचिंग करती हूँ, इसलिए कि ये फिनोमेना जो है अनअब्ट्रूसिवली पूरे क्लासरूम टीचिंग में मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ। और मैं पिच करती हूँ इस लेवल पे कि जो मेरा जो सबसे वीक लर्नर है क्लास में, उस तक ये पहुँच जाए। तो इस तरह की पेडागॉजी आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी, जो आपका क्लासरूम में जो आपको उसका कम्प्लेक्शन दिखेगा क्लासरूम का। और डिसेबल्ड बच्चों की कोई, कहीं भी कोई एविडेंस नहीं है कि दे कैन नॉट कीप अप विद द क्लास और दे आर इन एनी वे हैंडीकैप टू ऑब्जॉर्व। हम ही उन तक नहीं पहुंचे, वो हमारी कमी होगी। सो दे आर इक्वली एबल एज एनी अदर चिल्ड्रन। तो हमें इस बात का भी बहुत अपनी इंटीग्रेटेड वे से लर्निंग और क्लासरूम में टीचिंग भी करनी पड़ेगी। और ये जो मेरे पास अभी फीडबैक है इतने सालों का, कि ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। मगर हम सोचते हैं कि आप जैसे नौजवान इससे सेंसिटिव होके, आप मुझे बताया गया 2 लाख बच्चे डीएलएड में रजिस्टर्ड हैं यूपी में इस वक्त। तो आप लोग सब जब जाओगे क्लासरूम में और ये सेंसिटिविटी भी अपने टीचिंग में रखोगे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी से संबंधी एक और बात कहना चाह रही थी कि स्पेशल एजुकेटर्स का भी एक रोल होता है। और बहुत से स्कूलों में आपको ये अपने कॉलीग्स मिलेंगे, कुछ जगह नहीं भी मिलेंगे। मगर अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को बढ़ावा दे रही है और एक्सेप्ट कर रही है कि डिसेबल्ड या चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ के लिए ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स चाहिए, क्योंकि जो अध्यापक नॉर्मली पढ़ा रहा है उसको भी सपोर्ट चाहिए। सो एक स्पेशल एजुकेटर्स के साथ भी आपको एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और स्पेशल एजुकेटर्स भी कुछ आपको प्रैक्टिसेस से परिचित करा सकते हैं जो जो आप नॉर्मल क्लासरूम ट्रांजैक्शन में अडॉप्ट कर सकते हैं, पेडागॉजी में अडॉप्ट कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम जो उन विशेष बच्चों की लर्निंग कर्व होगा उसको एक्सेलरेट करने में, उसको क्लास के स्तर पे लाने के लिए आप स्पेशल एजुकेटर्स की भी एक सपोर्टिव रोल ले सकते हैं। साथ साथ उनकी बच्चों की इवैल्यूएशन कैसे होनी है उसमें भी एक इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की इवैल्यूएशन प्रक्रियाएं थोड़ा फ़र्क होती हैं और आपको उनकी इंडिविजुअली एक प्लान देखना पड़ेगा कि उनको कैसे टेस्ट किया जाए जिससे कि उनको कोई डिसएडवांटेज ना हो बाकी क्लास के साथ। सो ये सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे शिक्षा प्रणाली में बन रहे हैं और इसके लिए आप पूछ भी सकते हैं, आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी चाहे SCRT से लें, चाहे डाइट से लें, चाहे DRC से लें। ये सपोर्ट सिस्टम्स बढ़ते जा रहे हैं शिक्षा प्रणाली में और इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। द सेकंड सेट ऑफ इश्यूज जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी वो है कि स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में भी आपकी पेडागॉजी अडेप्ट करनी चाहिए। ये चुनौती इंक्रीजिंगली बनती जा रही है और जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि कक्षा 1, 2, 3 इनकी एक अलग कैटेगरी होगी। जो बच्चे कक्षा 1 और 2 की अलग कैटेगरी होगी और जो बच्चे प्री स्कूल से आ रहे हैं
उनके लिए जो पेडागॉगी होगी कक्षा 1 और 2 की, वो प्ले वे मेथड होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, जॉयफुल होना चाहिए, उनकी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी बढ़ानी चाहिए, उनका जो बैकग्राउंड है, जो जिस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको बातें उनको बतानी पड़ेंगी। सो ये एक स्टेज ऑफ एजुकेशन में जो आप पेडागॉगी यूज़ करेंगे वो 3, 4, 5 की जो क्लासेस हैं उसमें से बहुत फ़र्क होगा। तो ये इम्प्लीकेशंस ऐसी कोई नई बात नहीं है ये, मगर एम्फसिस की बात है कि कक्षा 1 और 2 में आप जो मेथडोलॉजीज यूज़ करेंगे, जो पेडागॉगी यूज़ करेंगे, वो कक्षा 5 से फ़र्क होगी। सो आप जिस स्टेज ऑफ एजुकेशन में लगाए गए हैं उससे आपको ये अडेप्ट, इमीडिएटली आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, और ये पेडागॉगी के लिए चैलेंज है, टीचर के लिए चैलेंज है। सो फाउंडेशनल लर्निंग जिसको आज कह रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका एक मकसद है कि बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कक्षा 3 तक मिल जाएं, और उनको ये एक इस अनऑब्ट्रूसिव मगर इंजॉयबल मेथड में, जॉयफुल मेथड में वो इसको सीखें, और एट द सेम टाइम उनके बेसिक्स जो होने चाहिए कक्षा 3 तक वो सुदृढ़ हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और इसमें डीएलएड प्रोग्राम्स में भी बहुत फ़र्क आएगा आगे चल के, मगर ऑलरेडी ये फीचर्स आप अपने जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं डीएलएड में, ये परख आपको ऑलरेडी समझ में आ रही होगी, परख रहे होंगे आप इसको। तो ये फाउंडेशनल लर्निंग की जो मेथडोलॉजी है ये एक तरह से और सुदृढ़ होती जा रही है, और आपको इस पर ध्यान देखना है। बहुत से आप लोग उन क्लासेस को भी पढ़ाएंगे। मिडिल स्कूल में जाके ये शिफ्ट हो जाता है। कक्षा 6, 7, 8 में आप देखेंगे कि फ़र्क तरह की पढ़ाई हो जाती है, सब्जेक्ट टीचिंग आ जाती है, कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं, एब्स्ट्रैक्शन आने लगती है। तो आपकी पेडागॉजी फिर भी एक्सपीरियंस से शिफ्ट नहीं करनी चाहिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप कॉन्सेप्ट भी समझाते हुए अगर आप उसको एक्सपीरियंस से जोड़ेंगे तो बच्चों की समझ बहुत तेज़ी से उसको पकड़ती है। सो आप जिस स्टेज ऑफ एजुकेशन में है उस स्टेज में आपकी पेडागॉजी अडेप्ट होनी पड़ेगी, और ये एक फिनोमेना है जो आपकी असेसमेंट में भी इंक्रीजिंगली शिक्षा विभाग या स्कूल मैनेजमेंट इस बात को देखती रहेगी। सो बच्चों को तो लाभ मिलेगा कि आप अडेप्ट कर लेंगे उस लेवल ऑफ स्टेज ऑफ स्कूलिंग के लिए, बट ये आपके विकास के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और इसमें सुपरविजन और मैनेजमेंट का जो आप पे एक तरह से असेसमेंट रहेगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप इस नई एडजस्टेड पेडागॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं। एक और जो मिडिल स्कूल में फिनोमेना पेडागॉजी में लाया जा रहा है, और ये एक चैलेंज है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो मैं जिक्र कर रही थी उसी से लिंक्ड है, कि आप उस स्टेज पे बच्चे की इंडिपेंडेंट थिंकिंग और एप्लीकेशन, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये फिनोमेना आपको उसमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ कोई सिखाता नहीं है, ये अगेन टीचर की ऑटोनॉमी जो है वही उसको बना के लाती है क्लासरूम में, और वही फिर बच्चों के माइंड में इफ़ेक्ट होता है। सो ये इसलिए मैं इस पे जिक्र कर रही हूँ क्योंकि हम बाद में असेसमेंट की बातें करेंगे, चाहे वो बोर्ड का इम्तहान हो। धीरे धीरे भारतीय शिक्षा प्रणाली में हम ये शिफ्ट लाना चाह रहे हैं कि बच्चों की जो एप्लीकेशन है, जो वो सीखता है उसको कैसे अप्लाई करता है, उसका टेस्ट लिया जाए, उसका असेसमेंट किया जाए।
कितनी वो इंडिपेंडेंट क्रिएटिव थिंकिंग दिखाता है, चाहे वो सही हो गलत हो, प्रैक्टिकल हो इम्प्रैक्टिकल हो, मगर उसको एबिलिटी टू थिंक बेटर, ये दो फिनोमेना हैं जो आपको आ, कक्षा 5-6 से लेकर थ्रू आउट आपको ये पेडागॉजी अब रोट की नहीं होगी, पेडागॉजी अब नॉलेज अब्जॉर्प्शन की नहीं होगी, पेडागॉजी ऐसी होगी जिससे कि वो बच्चे की थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी और उसकी एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेटिव वैल्यू जो वो सीख रहा है उसको वो बढ़ावा दे। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। और आपको भी मेरा ख्याल है कक्षा 5 तक तो बच्चे होते ही बड़े क्रिएटिव हैं, हम उनको दफना देते हैं उनकी क्रिएटिविटी को, उसके बाद तो हमको उसको उभारते चले जाना है और मिडिल स्कूल में भी हम उसको एक्टिवली उसको और बढ़ावा देंगे, तो ये चीज़ इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। और ये आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि बड़ा आसान है क्लासरूम को संभालना। 80 बच्चे हैं, बड़े बड़े क्लासरूम्स आपको देखने पड़ेंगे, 100 बच्चे होंगे, 80 बच्चे, 60 बच्चे मिनिमम, 60-70 बच्चे होंगे, तो फिर आपको जब वो हैंडल करना पड़ेगा बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आपको ये अडेप्ट अपनी पेडागॉजी में करना पड़ेगा, जिससे कि आप इस बेसिक आधार जो है शिक्षा का उसको रिस्पेक्ट देते रहें अपनी टीचिंग में। एक अभी नया चैलेंज आ रहा है, आया है, और आप लोग सब परिचित होंगे, आपके घरों में छोटे बच्चे भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, वो है ऑनलाइन टीचिंग का। टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से हमारे स्कूलों और हमारे क्लासरूम्स और हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस में घुस रही है, और कोविड के दौरान तो इसको एकदम से बहुत बड़ा फिलिप मिला है, क्योंकि बच्चों को अब स्कूल नहीं आना पड़ रहा है और जहाँ तक संभव है लोग ऑनलाइन टीचिंग से और या ऑनलाइन सिस्टम से बच्चों को एकेडमिक सपोर्ट दे रहे हैं। मगर आगे चल के भी भले कोविड ना भी हो एनवायरनमेंट में, फिर भी हमको एक आई थिंक रास्ता जो इंक्रीजिंगली भारतीय शिक्षा में दिख रहा है वो है ब्लेंडेड लर्निंग का। तो आप बहुत से आईटी टूल्स क्लासरूम में अपनी टीचिंग के लिए यूज़ करेंगे, बहुत से वो टूल्स आप ब्लेंडेड लर्निंग यानी कुछ ऑनलाइन टीचिंग में भी सपोर्ट दे सकते हैं। बहुत सी चीज़ें, जैसे वीक बच्चे हैं, उनको अगर आपको कंटिन्यूड सपोर्ट देना है, बजाय उनको स्कूल में बुलाने के लिए छुट्टी के दिन या आफ्टर क्लास आज, आप उसको ऑनलाइन मेथड से भी एक सपोर्ट दे सकते हैं, या 1-to-1 वार्ता भी कर सकते हैं, या 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, होमवर्क भी दे सकते हैं, स्पेशल क्लासेस भी कर सकते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन टीचिंग का आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस को बहुत अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबसे अप्रोप्रिएट वीडियोस क्या हैं, सबसे अप्रोप्रिएट एप्स कौन सी हैं जिसमें हम बेस्ट अपनी ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन बच्चों से संपर्क रख सकते हैं, कौन से टूल्स हैं उन एप्स में जिससे कि हम बेस्ट वीडियो दिखा सकते हैं, या हमारा ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छी तरह से दिख सके, जो कि हम जो लिख रहे हैं वीडियो पे भी, छोटे स्क्रीन पे भी, फ़ोन पे भी अगर बच्चा देख रहा है तो उसको बेस्ट वो कैसे दृश्य दिखा सकते हैं हम जो आपको उस टाइप ऑफ काम करने के लिए लेसन प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो भी बहुत फ़र्क किस्म की लेसन प्लानिंग होगी नॉर्मल ट्रेडिशनल टीचिंग और लेसन प्लानिंग की। सो पेडागॉजी में ये चीज़ों का समावेश ज़रूर होगा, और आप इसमें डीएलएड प्रोग्राम के दौरान जितना पूछताछ और इसकी लर्निंग कर सकें अपने आप को इक्विप कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए चैलेंज रहेगा यूज़ करने के लिए। हो सकता है कहीं कनेक्टिविटी ख़राब हो, कहीं अच्छी हो, ये सब फिनोमेना ठीक है, मगर धीरे धीरे ये कनेक्टिविटी इम्प्रूव ही होती रहेगी इंडिया में,
और यूपी में। सो आपको इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपको पूरा इस पे, और ये टेक्नोलॉजी बदलती भी रहती है, सो यू हैव टू रिमेन अप टू डेट। मगर आपकी इम्प्लीकेशन के लिए कौन सी एप्स हैं, क्या क्या बेस्ट उसमें टूल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब आजकल मैं देख रही थी कहीं कुछ स्कूल्स में का लाइव प्रोग्राम्स ऑनलाइन का, तो वो टीचर बोर्ड पे लिख रहा है या एक एक कॉपी पे कुछ लिख के दिखा रहा है बच्चों को, अब वो दिख ही नहीं रहा और वो छोटा है, वो ऑनलाइन का के लिए ठीक नहीं है वो यूज़। सो इस तरह की आपको अडेप्ट, कैसे डायग्राम्स दिखाने, कैसे वीडियोस दिखाने, कैसे उसको तस्वीरों को अपलोड करना जिससे कि हमारी बात भी सुनता रहे बच्चा और रेलेवेंट तस्वीर भी उसके सामने आ जाए, तो ये सब टूल्स हैं जो आपको उसमें यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते आए हैं और इनका बेस्ट पेडागॉजी में जो अडेप्टेशन यूज़ करते हैं आप, वो है जैसे आपके टेक्सचुअल मटेरियल्स हैं। टेक्स्ट बुक को कैसे पेडागॉजी में बेस्ट अब्जॉर्ब करना, टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं बहुत से अध्यापक, दैट इज़ नॉट द बेस्ट यूज़ ऑफ अ टेक्स्ट बुक। आपने लेसन प्लानिंग करी है तो आप टेक्स्ट बुक को एकदम से अलाइव कर देंगे क्लासरूम में, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो टेक्सचुअल मटेरियल्स को कैसे यूज़ करना, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स को कैसे खोज के लाना और उसको यूज़ करना, और इसके साथ साथ एक तरह का एक पिक्चर ऐसी अलाइव क्लासरूम में कर देना कि बच्चा अब्जॉर्ब हो, समझे भी और एक्साइट भी हो। सो आप किस तरह से मटेरियल्स को यूज़ करेंगे, ये पेडागॉजी का अब एक इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। जैसे मैंने कहा बच्चे बड़े अलाइव और क्यूरियस और अवेयर भी हो गए हैं, सो इसलिए आपको भी टेक्सचुअल मटेरियल्स और सप्लीमेंट्री मटेरियल्स इस तरह से यूज़ करने पड़ेंगे जिससे कि वो एक्साइटमेंट बनी रहे और वो क्यूरियोसिटी बनी रहे। आई एम अफ्रेड, मैं इसको इसलिए, ये बड़ी मंडेन बात है मगर मैं इसको इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आम हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक से पढ़ा दिया जाता है या बच्चों को टेक्स्ट बुक में उंगली लगा के पढ़ा देते हैं, पर ये दैट इज़ नॉट द आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक इज़ ओनली अ हेल्प कि भाई ये चैप्टर है, ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह से इसको पढ़ा सकते हैं। आजकल आपकी टेक्स्ट बुक्स में नीचे एड्स भी दिए होते हैं कि टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है, क्या कैसे इसको कॉन्सेप्ट को समझा सकता है, कैसे इस बात को बच्चे एब्जॉर्ब करने में बेटर होगा। तो ये सब टूल्स आप यूज़ करें मगर एक्साइटमेंट उसकी लीजिए। सो टेक्सचुअल मटेरियल्स भी आपको बहुत एबली यूज़ करने पड़ेंगे। वो अपने आप में एक लर्निंग का स्रोत नहीं है, वो आप उसको लर्निंग में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसी स्टेज पे दूसरी बात जो आती है वो दो बातें आती हैं। एक कि हमको बच्चों की रीडिंग की जो क्षमता है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ाते जाना है, चाहे वो कक्षा 1 का हो, चाहे वो कक्षा 5 का हो या 8 का हो। आप उसको अप्रोप्रिएट रीडिंग से एक्सपोजर दे, ये पेडागॉजी का एसेंशियल भाग है और इसको बड़ा निगलेक्ट किया जाता है आजकल। सो रीडिंग आप करा, इंटरनेट की एज है, चाहे वो किताब इंटरनेट पे पढ़ ले या कोई और उससे एडिशनल फैक्ट इंटरनेट पे ले आए, मगर फिजिकल रीडिंग से बच्चे की एक फ्लुएंसी बनती है और फ्लुएंसी के साथ उसको बहुत नॉलेज की और एक्सपोजर मिलता है जो भले क्लासरूम में आप सबको ना दे पाएँ। सो रीडिंग। थर्ड, उसका इमेजिनेशन बढ़ता है और फिर उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है बिकॉज उसको नॉलेज सब तरह की मिलती है उसमें, उसकी इमेजिनेशन भी बहुत जगह उसको ले जाती है जो इंटरनेट नहीं कर पाता। इंटरनेट इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है मगर आपकी इमेजिनेशन जब बढ़ती है वो रीडिंग से बढ़ती है। सो रीडिंग की, चाहे आप मैथ्स के टीचर हों, चाहे आप साइंस के टीचर हों, चाहे आप लैंग्वेज के तो हैं ही, सिविक्स के टीचर हों, आप सोशल साइंसेस पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी, बट अगर आप रीडिंग की उनको इनकरेजमेंट देते रहेंगे तो आपको बहुत बच्चों के उसमें फ़र्क मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल में भी और पढ़ाई के प्रति भी।
और इसी से रिलेटेड जो अब बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत एम्फेसिस दिया गया है, आप भी उससे परिचित होंगे, ये है कि टीचर की पेडागोजी बहुत तरीके से बाइलिंगुअल होनी चाहिए। बाइलिंगुअल से मतलब मेरा ये है कि बच्चे, अब यूपी में ले लीजिए, वो घर में बुंदेली बोलते हैं या अवधी बोलते हैं या कहीं खड़ी बोली बोलते हैं या पुरबिया बोलते हैं, जो भी उसकी जो होम लैंग्वेज है, जब वो स्कूल में आता है तो वो आपकी जो क्लिष्ट हिंदी है उससे वो परिचित नहीं होता है। तो बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि उसका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, उसको समझ बनाने के लिए उसकी, आप उसकी घर की भाषा भी, बहुत से लोग, आप तो उसी क्षेत्र से आते हैं, आप उसमें उसको रिलेट करते रहें। तो टीचर की जो बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल भी कह लीजिए एबिलिटी है, उससे पेडागोजी बहुत तरीके से विकसित होती है और आपकी इफेक्टिवनेस जो है क्लासरूम में वो बहुत इम्प्रूव होगी। तो पहले ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं करते थे, टीचर्स करते थे ये। अब आई थिंक एज ए सिस्टम इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है और अब एक्सपेक्टेशन ये है कि सभी अध्यापक इसको अपनाएंगे और ये एक पेडागोजी का अंग बन गया है। सो ये जो है एम्फेसिस, ये बहुत सा एम्फेसिस आप ही देते हैं और आपको इसको बनाए रखना है जिससे कि क्लासरूम में आपकी पेडागोजी इफेक्टिव हो। जो लास्ट जो पॉइंट मैं इसमें कहना चाह रही थी कि वो ये है कि आप किसी भी टीचिंग का जो एंड रिजल्ट है पेडागोजी से जो इंट्रिंसिकली लिंक्ड है, वो है कि बच्चों के परिणाम क्या हुए, लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए कि नहीं हुए। और अब इंक्रीजिंगली हम यही देख रहे हैं कि लर्निंग आउटकम्स में एक चुनौती है, तो ये डायरेक्टली पेडागोजी से लिंक्ड है। पेडागोजी अगर ठीक होगी, आप ठीक से पढ़ाएंगे, आप टीचिंग का जो फिनोमेना है उसको आप इन सब चीज़ों से लिंक करेंगे जिनकी जिक्र किया गया, जो चैलेंजेस हैं, तो फिर आपकी जो टीचिंग होगी वो इफ़ेक्टिव होगी। और इफ़ेक्टिव का जो आप माप है, एक माप जो है वो ये है कि आपके बच्चे उस लर्निंग आउटकम को हासिल कर पाए कि नहीं कर पाए। सो असेसमेंट और टीचिंग ये लिंक्ड है। अगर आपने सिर्फ नॉलेज बेस्ड पढ़ाई की है तो आप टेस्टिंग भी नॉलेज बेस पे कर रहे हैं, तो एक कनेक्शन है। दूसरा है कि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कह रही है और ये तमाम कंट्री में इस बात का एहसास भी आ गया है, स्कूल बोर्ड हो या कोई कक्षा 8 का इम्तहान है, कक्षा 5 का इम्तहान है, कक्षा 3 का इम्तहान है, कहीं पे भी जो टेस्टिंग बच्चों की होगी उसमें वो लर्निंग आउटकम्स असेस होंगी। आपने स्टेट की जो असेसमेंट स्टडी होती है या नेशनल असेसमेंट स्टडी होती है 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद, उसमें असर की रिपोर्ट पढ़ी होगी या एनसीईआरटी की नैस की रिपोर्ट पढ़ी होगी। सब जगह ये लिखा है कि साहब बच्चे लर्निंग लेवल नहीं पहुंच पा रहे हैं और कक्षा 5 में भी वो सिंपल गणित नहीं कर पाता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता, डिवीजन नहीं कर पाता। तो इस तरह की बातें इंक्रीजिंगली इस बात को दिखाती हैं कि हम टीचिंग टाइम जितना दे रहे हैं वो तो एक बात है, मगर जो टीचिंग की क्वालिटी है वो उस लर्निंग को हासिल नहीं कर पा रही है। सो इंक्रीजिंगली इसीलिए मैं आपसे एम्फेसिस कर रही थी कि सबसे बड़ी चुनौती टीचिंग में ये है कि अगर कल को असेसमेंट ही हमारे एप्लीकेशन पे और रीजनिंग, बच्चे की रीजनिंग, थिंकिंग और उसकी लॉजिकल कंक्लूजन्स पे ले जाने की, अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी पे टेस्टिंग होगी, तो वो यही टीचिंग में नहीं होगी तो वो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएगा।
सो आप अगर क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंशियल, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एप्लीकेबिलिटी राइट थ्रू अपनी पेडागॉजी में रखेंगे, तो वो बच्चा आगे उसको शायद एक ज़माने में आईआईटी की कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी लैटरल थिंकिंग कर रहा है। सो एप्लीकेटिव वैल्यूज उसको समझ में आती हैं, कनेक्शन समझ में आता है। तो दैट इज़ द चाइल्ड जिसको आपको क्रिएट करना है, और वो अध्यापक की ही मोल्डिंग से बनते हैं, और आप शुरू से कक्षा 1 से ही उसका वो ढांचा डालेंगे तो वो मेंटेन्ड रहेगा। तो आप जिस स्टेज पे स्कूल्स में जाएंगे, टीचिंग की प्रणालियाँ बहुत फ़र्क हो जाएंगी। जो पहले ट्रेडिशनल सिस्टम्स आ रहे थे, और जो आप शिक्षा नीति ने, जो नई शिक्षा नीति ने जो सिग्नल्स दिए हैं, उसमें आप फ्रंट जिसको आजकल कोविड वॉरियर्स कहते हैं, आप शिक्षा वॉरियर्स होंगे फॉर अ न्यू सिस्टम, फॉर अ न्यू चेंज इन टीचिंग, इन प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग, इन द पेडागॉजी ऑफ टीचिंग। सो आप बिल्कुल फ्रंट रनर्स होंगे इसमें। तो आप इसको जितनी इन चैलेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लर्निंग में, अपनी प्रेपरेशन में, और फिर एग्जीक्यूशन क्लासेस में, वो आपको बहुत स्टेडी गुड हैंड आप माने जाएंगे, आपको बहुत अच्छे डिविडेंड्स मिलेंगे, और आपके बच्चे बहुत तरक्की कर पाएंगे, विच इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप इस पे टेक्स्ट पे डाल दीजिए, या द्विवेदी जी अगर मुझे बता दें अगर किसी के कुछ प्रश्न हो, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस। हाँ द्विवेदी जी, किसी को कोई प्रश्न, कोई हाँ बता दें तो मैं उसका जवाब देती हूँ। हम्म। जी। अच्छा अच्छा। मैं इस द्विवेदी जी ने आपने किसी ने पूछा है प्रश्न जो मेरे तक आया है, कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जब एक कॉम्पोजिट क्लासरूम में आते हैं तो क्या उनके लिए डिफरेंट पेडागॉजी होगी। अ, द्विवेदी जी शायद बेटर इसका एससीईआरटी जवाब दे पाएगा, मगर मेरे हिसाब से एक सपोर्टिव पेडागॉजी तो हो सकती है, मगर उस बच्चे को आप क्लासरूम से तो नहीं एक्सक्लूड कर सकते। तो वो जो नॉर्मल आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं वो तो आपकी चलती रहेंगी, मगर आपको एक पृथक से उनको एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर देना पड़ेगा, जिससे कि चाहे आप उसको रेमेडियल टीचिंग कह लें, चाहे उसको आप सपोर्टिव टीचिंग दे दें, जिसका मतलब लबोलबाव ये है कि टीचर्स को उन बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देनी पड़ेगी। अब वो किस नेचर में उस को सपोर्ट दें, दैट वो आपको खुद इवॉल्व करना पड़ेगा। Any other questions? You can send it to me on my WhatsApp, Divedi ji, if there are any other questions which people have. Otherwise, I think we are nearing the end of our time, but we still have time for a couple of more questions.
सो वी विल क्लोज नाउ। मेरा ख्याल है ये टाइम भी पूरा हो गया है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो आप SCRT को ज़रूर भेज दीजिएगा, और दे कैन फॉरवर्ड इट टू मी, आई कैन रिप्लाई। अदरवाइज SCRT का तो बेस्ट सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है ही। अच्छा, एक प्रश्न और आया, हाउ टू क्रिएट अ थॉटफुल टीचर। आई थिंक इसका हेलो, हाँ, देख लिया मैंने, देख लिया जी। जी, तो आई थिंक जो मैं आपको प्रेरित करना चाह रही हूँ शुरू से, और पेडागॉजी की चुनौतियाँ देने का जो मकसद है वो बेसिकली यही है कि टीचर का जो असेसमेंट अपनी क्लास का होता है वही एक थॉटफुल टीचर होता है। थॉटफुल टीचर सोशल परिवेश देखता है अपनी क्लास का, ईच बच्चे की उसको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ में आ जाती हैं, वो उस प्रयास करता है उसको देखने के लिए, उसको परखने के लिए, और फिर वो जितने भी उसके पास लर्निंग है पेडागॉजी की, टीचिंग की, मेथोडोलॉजीज की, वो फिर उसको उसमें अप्लाई करता है। दैट इज अ थॉटफुल टीचर। और जो फिर वो जैसे बच्चे बढ़ते हैं लर्निंग में, लर्निंग की ओर, गोल की ओर, वो उस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, और उस ट्रेजेक्ट्री के में जो अटकते हैं या जिनको कुछ चैलेंज लगता है, उनको वो एक्स्ट्रा सपोर्ट और इनकरेजमेंट देता है। दैट इज अ थॉटफुल टीचर, दैट इज अ गुड टीचर। फिर वो पूरी क्लास को समान लेवल पे ले आता है। और इक्विटी, और जो हम बातें करते हैं इक्विटी, इक्वालिटी, वो अगर लर्निंग लेवल पे आ जाए तो सब बच्चों को फिर वो कॉन्फिडेंस अपने में आ जाता है, और पीयर ग्रुप के साथ उनका इंटरेक्शन और आगे बढ़ना सिक्योर हो जाता है। सो लेट मी थैंक द SCRT कि आपने मुझे ये एक मौका दिया इतने सारे DLED के यंग एस्पिरेशनल स्टूडेंट्स के साथ बात करने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपने एनविसेज किया था इस लेक्चर में, उसकी मैं कुछ बिंदु इसमें ला पाई, और कुछ लाभ बच्चों को, हमारे अध्यापक टू बी जो हैं उनको इसमें कुछ फ़ायदा दिखा होगा। और जो हमारी ऑडियंस थी, और जो जो DLED के छात्र इसमें शामिल थे, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें, और आप ये जो शिक्षा का, जो नेशन बिल्डिंग का एक चैलेंज है, उस वो आप ही के कंधों पे निर्भर है, और आप इसको अच्छी तरह से करेंगे, और हमेशा जैसे अभी कहा गया, एक थॉटफुल, लर्निंग, क्रिएटिव टीचर रहेंगे आप। थैंक यू सो मच, और नमस्कार। थैंक यू। अब मैं लॉग ऑफ कर रही हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। No, thank you very much for giving me this opportunity. Thank you.